सबाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 14 सितंबर 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे कतर स्ट्राइक हुई नाकाम, नेतन्याहू ने खुद मान ली हार। हमास ने किया बड़ा दावा, दोहा में असैसिनेशन प्लॉट, हमारी सिक्योरिटी ने किया नाकाम। इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ भड़का गुस्सा, हजारों लोग सड़कों पर उतरे, कहा सीज फायर में रुकावट सिर्फ नेतन्याहू। गजा सिटी तबाह, शहर में हुई तब्दील, 3.5 लाख लोग बेघर। और ईरान ने मुस्लिम ममालिक से की इसराइल के खिलाफ जॉइंट एक्शन की मांग। सऊदी अरब जाएंगे आयतुल्लाह खामेनी के सबसे करीबी एडवाइजर। इन हेडलाइंस के अलावा भी बहुत सी हैं खबरें जो बेहद अहम हैं, लेकिन शुरुआत नेतन्याहू के इकरारनामे के साथ। आखिरकार नेतन्याहू ने अपनी नाकामी मान ही ली है। इसराइल का कतर पर किया गया हमला नाकाम रहा, इसे खुद नेतन्याहू ने कबूल लिया है। जिस हमले को नेतन्याहू ने टॉप सीक्रेट मिशन बताकर पूरी दुनिया में ढोल पीटा था, अब उसी पर बेकरारी झलकने लगी है। नेतन्याहू ने खुद एक्स पर लिख डाला कि कतर में रहने वाले हमास के चीफ्स अब भी जिंदा हैं और इन्हें दोबारा निशाना बनाना होगा। यानी साफ इशारा है, हमला नाकाम रहा, हमास के लीडर जिंदा हैं, लेकिन इशारा ये भी है कि कतर पर दोबारा हमला हो सकता है, क्योंकि कहा है कि इन्हें दोबारा निशाना बनाना होगा। तो क्या नेतन्याहू को दुनिया भर में पिछले हमले की मजम्मत और उस पर अरब वर्ल्ड में पनप रहे गुस्से की जरा भी परवाह नहीं है? नेतन्याहू ने बेताबी में यह भी कहा कि हमास लीडर्स ने गजा के लोगों की कोई परवाह नहीं की, यही लोग सीज फायर रोकते रहे और जंग को खींचते रहे। अगर इन्हें हटाया जाए तो होस्टेजेस रिहा हो सकते हैं और जंग भी खत्म हो सकती है। हालांकि हम सब ये जानते हैं कि हमास पहले ही अमेरिका के सीज फायर समझौते पर हामी भर चुका है और फैसला नेतन्याहू ने ही लटका रखा है, और इस बीच उसने कतर पर हमला भी कर दिया। खुद इस्राएली आवाम भी इस बात को चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, और इसकी झलक आपको अगली खबर में मिल भी जाएगी कि सीज फायर को कौन लटका रहा है। अगली खबर यह है कि इसराइल का होस्टेजेस फोरम अब नेतन्याहू को ही जंग खत्म ना होने की सबसे बड़ी रुकावट बता रहा है। मामला यह है कि नेतन्याहू ने कल फिर वही राग अलापा और कहा कि अगर कतर में बैठे हमास के लीडर्स को मारा जाए तो जंग रुक सकती है और तमाम होस्टेजेस गजा से छूट सकते हैं। लेकिन असलियत क्या निकली? इसराइल का ही होस्टेजेस एंड मिसिंग फैमिलीज फोरम खुलकर कह रहा है कि कतर पर हमला दरअसल एक और सबूत है कि बेंजामिन नेतन्याहू अमन के हर समझौते को खुद ही पटरी से उतार रहा है। यानी अब ये सिर्फ दुनिया नहीं कह रही, इसराइल के अपने ही होस्टेजेस की फैमिलीज भी ये कह रही हैं कि नेतन्याहू सीज फायर में असली रुकावट है, सबसे बड़ा रोड़ा है। हमास के एक सीनियर ओहदेदार ने बताया है कि इसराइली रिजीम की हालिया कोशिश, जिसमें दोहा में उनके टॉप लीडर्स को कत्ल करने का प्लान था, उसे हमास की अपनी सिक्योरिटी ने ही नाकाम बना दिया। हमास के ओहदेदार ने कहा कि यह हमला ज़ायनी रिजीम की तारीख का सबसे बड़ा विदेशी असैसिनेशन अटैम्प्ट था, यानी कत्ल करने की कोशिश थी सबसे बड़ी, लेकिन हमास की सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसे रोक दिया। ईरान के मीडिया ग्रुप्स ने इस खबर को छापा है और इन रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास के उस ऑफिशियल ने साफ किया कि इस पूरी साजिश को नाकाम करने के लिए किसी भी दूसरे मुल्क की इंटेलिजेंस या पहले से मिली वार्निंग पर भरोसा नहीं किया गया। जैसे कि पहले खबरें आई थी कि अमेरिका से टिप मिली थी, इसराइल मान रहा था अमेरिका से लीक हुआ हमले की खबर पहले, या तुर्की से हुई। हमास के इस ऑफिशियल ने कहा कि जांच के नतीजों के मुताबिक इसराइल हमास के सिक्योरिटी स्ट्रक्चर में ना इंसानी रास्ते से और ना ही टेक्निकल तरीके से दाखिल हो सका। हमास के अफसर ने कहा कि उनकी नेगोशिएशन टीम और पूरी क़यादत यानी पूरी लीडरशिप बिल्कुल महफूज है और पहले की तरह ही अपना काम अंजाम दे रही है, वो भी सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के साथ। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि जब हमला नाकाम कर दिया तो फिर हमास के 5 लोग मारे कैसे गए। कम से कम ये भी बताया जाना चाहिए था। गजा से एक दर्दनाक खबर है। इसराइल की ताज़ा फौजी चढ़ाई ने गजा सिटी को एक बार फिर से खंडर में बदल दिया है। सिर्फ 11 अगस्त से शुरू हुए ज़मीनी हमले के बाद से अब तक 3.5 लाख से ज़्यादा लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। गजा हुकूमत के मीडिया ऑफिस के मुताबिक इसराइल ने सिर्फ ईस्टर्न गजा में
1600 سے زیادہ رہائشی عمارتیں 1600 سے زیادہ رہائشی عمارتیں زمین دوز کر دی ہیں ان چند دنوں میں. 13,000 سے زیادہ ٹینٹ تباہ کر دیے ہیں جہاں بے گھر لوگ پناہ لیے رہتے تھے، بیٹھے تھے. اسرائیلی ڈیفنس منسٹر اسرائیل کاٹس نے کہا تھا کہ غزہ میں مزاحمت یعنی کہ ریسٹرنس پر جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے، بلکہ کھول دیے گئے ہیں. لیکن غزہ کی حکومت کا کہنا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل نے جہنم صرف معصوموں پر اتاری ہے، جس کا شکار عورتیں، بچے اور بزرگ بنے ہیں. اسرائیل کے ان حملوں میں گھر، اسپتال، اسکول، مسجد، یہاں تک کہ بے گھر لوگوں کے ٹینٹ تک سب کو نشانہ بنایا گیا ہے. اب کچھ خبریں یہاں سے، غزہ کی، غزہ سے جڑی قطر کی اور باقی جگہ کی ویسٹ بینک کی خبریں تو آگے ہوں گی، لیکن ایران کی 2-3 اہم خبریں سن لیجیے. پہلی خبر کا تعلق قطر اور غزہ سبھی سے. سیکریٹری آف ایران سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل علی لاریجانی، یہ ان کی تصویر ہے. ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل سب سے اوپر کے فیصلے لیتی ہے سیکیورٹی سے جڑے، اور یہ صاحب ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کے سب سے خاص ایڈوائزرز میں سے ہیں. انہوں نے کیا کہا ہے تمام مسلم حکومتوں سے کہ باتیں بہت ہو گئیں، میٹنگز بہت ہو گئیں، اب ایکشن کا وقت ہے. اب ہمیں ایک جوائنٹ آپریشن روم اسرائیل کے خلاف بنانا ہوگا، فارم کرنا ہوگا، اس کی ضرورت ہے تاکہ اسرائیل کو روکا جا سکے، ورنہ یہ حملے کسی کے دروازے تک بھی آئیں گے. ہم نے یہ بہت پہلے سمجھ لیا تھا، اب آپ بھی سمجھ لیجئے، کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. جوائنٹ آپریشنل روم میں یہ بھی ایڈوائز لاریجانی کی طرف سے دی گئی ہے کہ ایک جوائنٹ فورس بنا لی جائے. دیکھیے کہ عرب ممالک اس پر راضی ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں. ہم نے ایک بہت خاص شو بنایا ہے، خبر آ چکی ہے کہ عرب اپنی ناٹو کی طرز پر ایک عرب ناٹو فورس بنانے کی سوچ رہا ہے، عرب کے تمام ملک، اور اس کا ذمہ مصر کو سونپا گیا ہے. اور بھی بہت ڈیٹیلز ہے سر، بہت شاندار اسپیشل سٹوری ہے، اسے جا کر ضرور دیکھیے گا. ایران سے جڑی دوسری خبر یہی ہے کہ یہی جو ایران کی نیشنل سیکیورٹی کے ٹاپ آفیشل ہیں، سپریم نیشنل سیکیورٹی کے سیکریٹری ہیں اور آیت اللہ علی خامنئی صاحب کے سب سے خاص لوگوں میں شمار ہیں، علی لاریجانی، یہ بہت جلد ہی سعودی عربیہ کا دورہ کرنے والے ہیں. میڈیا میں خبر آ چکی ہے، ایرانی میڈیا میں، اور لبنان کے المایدین ٹی وی نے یہ کہا ہے کہ علی لاریجانی بہت جلد نیئر فیوچر میں سعودی عرب جا رہے ہیں. بڑی خاص میٹنگز ہوں گی ان کی، اور بہت ہی اہم یہ دورہ مانا جا رہا ہے. کیا اب ایران کوشش کر رہا ہے کہ تمام مسلم حکومتوں کو ایک جٹ کیا جائے، عرب ہوں چاہے غیر عرب ہوں. اسرائیل کے خلاف جب تک ایک جٹ نہیں کھڑے ہوں گے تب تک کہیں نہ کہیں اسرائیل اور خاص طور سے نیتن یاہو ایک بے لگام سانڈ کی طرح حملہ کرتا رہے گا. شاید ایران بہت سیریسلی اسرائیل کے خلاف ایک بڑا مورچہ بنانے پر کام کر رہا ہے. ایران نے UN میں باقی لوگوں سے ایک الگ راہ اپنائی ہے. ایران نے یہ کہا ہے یونائٹڈ نیشنز میں کہ 2 اسٹیٹ سولوشن کا جو ڈرافٹ ہے وہ زائنی جرموں کے لیے، زائنسٹ کرائم کے لیے کور ہے، جبکہ اصل سولوشن فلسطین کی ساورنٹی ہے، فلسطین کی خود مختاری ہے. لیکن یونائٹڈ نیشنز میں الگ اور آزاد فلسطین کی ہی تو بات ہو رہی ہے، اور جب کوئی آزاد ریاست ہوتی ہے تب اس کی خود مختاری بھی ہوتی ہے. اس بات سے تو کوئی اس مغالطے سے باہر ہی نکل جائے کہ اسرائیل نام کا ملک اب اس زمین سے ختم ہو جائے گا. ابھی میں کسی مذہبی اس میں نہیں جانا چاہتا، بہت پریکٹیکل بات کر رہا ہوں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پورا فلسطین بننا چاہیے. کیسے بننا چاہیے؟ غزہ تک تو قبضہ لے رہا ہے، ویسٹ بینک تک تو قبضہ لے رہا ہے. پریکٹیکل بات اگر کریں تو پورے فلسطین کی ساورنٹی اسی میپ کے اکارڈنگ ہوگی جو UN نے طے کیا تھا 1967 والے. ویسٹ بینک کا حصہ رہے گا، غزہ کا حصہ رہے گا. اس پورے خطے میں ابھی عنقریب تو پورا فلسطین بننے سے رہا. یہ آپ جیسے سمجھدار لوگ سمجھ جائیں گے. تو پیلسٹینین ساورنٹی کی بات یہاں مطلب کچھ الگ سر ہے ایران کا، لیکن باقی لوگ 140 سے زیادہ ممالک نے آزاد فلسطین کے لیے، فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے ووٹ پرسرات کیا تھا. ہم نے کل صبح آپ کو بتایا ہی تھا.
और उसके अगेंस्ट में अमेरिका, इसराइल समेत 10 वोट पड़े थे बस। इंडिया ने भी फ़लस्तीन के लिए ही वोट किया था। मार्को रूबियो जो अमेरिका के टॉप डिप्लोमेट हैं, और आप सबको पता है कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, यानी अमेरिका के विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर कह लीजिए। मार्को रूबियो ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इसराइल के दोहा पर किए गए स्ट्राइक से बेहद नाराज़ हैं, वो खुश नहीं हैं, वो खुश नहीं हैं। क्योंकि ये बयान मार्को रूबियो ने कब दिया? जब वो इसराइल के लिए बंदा अमेरिका से निकलने वाला था। अब देखिए इस बंदे का दूसरा बयान, उसी वर्दी में है। रूबियो सेज कतर स्ट्राइक नॉट गोइंग टू चेंज यूएस इसराइल टाइज। रूबियो ने कहा कि कतर पर जो हमला किया इसराइल ने, उससे इसराइल और अमेरिका के बीच जो टाइज हैं, जो समझौते हैं, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा। हाँ, ट्रंप नाखुश ज़रूर है, तो नाखुश होने वाले को, जिससे नाखुश होते हैं, उसे सज़ा दी जाती। क्या देंगे? कुछ नहीं। मैं नाखुश हूँ, मैं अगले 3 मिनट और 25 सेकंड तक तुमसे बात नहीं करूँगा, ख़त्म। और वो अरब मुल्क बोइंग एयरक्राफ्ट दे रहे हैं, 3-3 ट्रिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं। यही है। एक बार कहे ना ट्रंप बाबू, ई ना चोल बे, ऐसे नहीं चलेगा सर। पैसा हमसे लो, मोहब्बत उनसे करो, ई ना चोल बे। इसराइल could lose all its allies over deadly Doha strike। मार्को रूबियो चाहे जो भी कहे, इसराइली वेबसाइट्स क्या कह रही हैं सुनने और समझने की ज़रूरत है कि इसराइल अपनी तमाम अलाइज खो सकता है दोहा में स्ट्राइक के बाद। ये हालात पैदा हो गए हैं कि इसराइल, और ये खबर एक दिन पुरानी हो गई, लेकिन फिर भी कहा कि जॉर्डन, इजिप्ट जैसे पड़ोसी मुल्क, इनसे सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कतर जैसे अरब मुल्क पर हमला कर दिया तो मामला ख़राब कर दिया नेतन्याहू ने। अरब और मुस्लिम लीडर्स मंडे को कतर में मिलने वाले हैं। अरब और मुस्लिम लीडर्स, ईरान भी होगा इसमें, पाकिस्तान भी होगा इसमें। अरब और मुस्लिम लीडर्स कतर में मिलने वाले हैं मंडे को, ताकि दोहा में जो स्ट्राइक हुई है इसराइल की, उसके ख़िलाफ़ कुछ गुफ्तगू कर सकें, कहवा पी सकें, गावा पी सकें, कुछ मंदी खा सकें, और पता नहीं कोई फ़ैसला ले सकें। वेस्ट बैंक होम ऑफ बासेल आद्रा, एक्टिविस्ट एंड ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर, रेडेड बाय आईडीएफ। अभी एक फ़िल्म को ऑस्कर मिला, फ़लस्तीनी उसका जो है उससे जुड़ा हुआ बंदा था, जो बासेल अदरा नाम के हैं, एक एक्टिविस्ट हैं और ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर हैं वो फिल्म के, उसी फिल्म के। उनके घर पर रात आईडीएफ ने रेड करी है, उनके घर पर। क्यों? और ये शायद मुसाफिर यत्ता में रहते हैं। इनके घर पर रेड की है और उनके 2 भाइयों को ज़ख्मी किया है, उनके घर में तोड़ फोड़ की है, उनके बीवी का फ़ोन छीना है, और न जाने क्या क्या। खुद इसराइल की इस खबर में सब लिखा हुआ है, और ये सब हुआ है जब 2 इसराइलियों पर पत्थर फेंके गए, उसके बाद आईडीएफ इनके घर पहुंची। कतर ने ये कंफर्म कर दिया है कि इमरजेंसी अरब इस्लामिक समिट जो है इसराइल के अटैक के बाद, हाँ, हमारे यहाँ होने जा रहे हैं, और ये सितंबर 15 को होगी, और यहाँ पर इस्लामिक और अरब लीडर्स सब जमा होंगे। गज़ा में मौत का सिलसिला बदस्तूर जारी है। 64,800 लोग अब तक 7 अक्टूबर 2023 से ऑफिशियली शहीद हो चुके हैं। 7 और लोग पिछले 24 घंटों में भूख से दम तोड़ चुके हैं। पाकिस्तान से खबर आई है, हालांकि मिडिल ईस्ट से नहीं, लेकिन बड़ी खबर थी तो मैं आपको बता दूं। ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान नाम की एक दहशतगर्द तंजीम है जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में बड़ी एक्टिव है। इसने कल एक हमला करके 12 पाकिस्तानी सोल्जर्स को हलाक कर दिया, और ये भी बताया गया है कि पिछले 3 दिन में कुछ ऐसे ऑपरेशंस चले जिसमें पाकिस्तानी फ़ोर्स ने 35 दहशतगर्दों को ख़त्म किया है। इसके अलावा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का पंजाब सूबा फिर से बारिश और बाढ़ की चपेट में है, और बताया गया है कि अब तक फिर से इसमें 101 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, और 4.6 मिलियन लोग इस बारिश और बाढ़ से मुतासिर हुए हैं। 5,000 गाँवों में बहुत बुरे हाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए।